प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र की यूनिट फर्स्ट भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें काव्य शास्त्र शब्द का अर्थ देखते हैं। काव्य शास्त्र क्या है, किसको कहते हैं? बार बार शब्द आता है भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। एमए में भी प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा, बीए फाइनल में भी आया होगा ये। तो आज हम इसका अर्थ देखते हैं कि साहित्य के नियमन और व्यवस्थापन का कार्य जो शास्त्र करता है वह काव्य शास्त्र कहलाता है। ज्ञान के प्रमुखतः दो प्रकार हैं, बुद्धि प्रधान और भाव प्रधान। भाव प्रधान ज्ञान ही साहित्य है, क्योंकि साहित्य में भावना प्रदान होती है। विज्ञान जहाँ जीवन के बाह्य विधान को सजाता है, संवारता है, नए नए साधन उपलब्ध करवाता है, वहीं साहित्य मनुष्य के मनोजगत को व्यापक और स्पष्ट करता है। तो जीवन को अधिक नैतिक, नियमबद्ध, अनुशासित करने का कार्य साहित्य करता है। अनुभूति के क्षेत्र को विस्तृत बनाता है और भाव जगत को पुष्ट करता है। जहाँ भावना प्रदान होती है वहाँ साहित्य की रचना होती है। तो साहित्य को नियमित यानी इसका नियमन और व्यवस्थापन करने का कार्य जो शास्त्र करता है वह काव्य शास्त्र कहलाता है। काव्य शास्त्र नियमों का निर्धारण, सिद्धांत निरूपण, विवेचन, समीक्षण इत्यादि के द्वारा उसका नियंत्रण करता है। दूसरी ओर पाठक या दर्शक के लिए संप्रेषण तथा आस्वादन की भूमिका तैयार करता है। साहित्य सर्जन जहाँ अधिक भावनात्मक या हृदय प्रधान होता है, वहीं काव्य शास्त्र तर्क प्रधान व बौद्धिक होता है। काव्य शास्त्र वस्तुतः सृजक व पाठक के बीच मध्यस्थ का भी कार्य करता है। साहित्य सर्जक उफनती हुई नदी है, तो काव्य शास्त्र उसका नियंत्रण करने वाले दो किनारे हैं। पाश्चात्य वाङ्मय में काव्य शास्त्र के लिए पोएटिक्स या एस्थेटिक्स शब्द व्यवहार में आते हैं। एस्थेटिक शब्द अधिक व्याप्ति लिए हुए है, जिसका हिंदी पर्याय है सौंदर्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के प्रमुख कार्य हैं सिद्धांत निरूपण, विवेचन, समीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा मूल्यांकन। काव्य के आस्वादन तथा रसानुभूति में काव्य शास्त्र सहायक होता है। काव्य शास्त्र की उपयोगिता। वस्तुतः काव्य शास्त्र साहित्य का व्याकरण है। जैसे भाषा को नियमन और उसका नियंत्रण करने के लिए व्याकरण के नियम होते हैं, संधि, समास, कौन से शब्द शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है। तो भाषा को नियमित या उसका नियमन करने का कार्य जिस प्रकार व्याकरण करता है, उसी प्रकार साहित्य का नियामक काव्य शास्त्र होता है। इस शास्त्र का ज्ञाता समीक्षक या आलोचक कहलाता है। आलोचक सृजक तथा पाठक के बीच की कड़ी होता है। वह कवि द्वारा रचित कृति का सम्यक अध्ययन कर उसके भावों, विचारों, उद्देश्यों आदि का उद्घाटन करता है कि किस कवि ने क्या। आलोचक आलोचना के द्वारा बताता है कि किस कवि ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो इस प्रकार वह पाठक की सहायता करता है। कवि के भाव, विचार, उसके उद्देश्य है वो पाठक तक पहुंचाता है। कवि रचित कृति के अंतःकरण में प्रवेश कर उसकी विशिष्टताओं और उसमें अंतर्निहित सौंदर्य से पाठक का साक्षात्कार कराता है। यानी कवि या लेखक ने जिस कृति यानी जिस पुस्तक या कविता या कहानी, उपन्यास की रचना की है, उसके अंतःकरण में प्रवेश करवाता है और उसमें विशिष्टताओं और उसमें अंतर्निहित जो सौंदर्य है उससे पाठक का साक्षात्कार कराता है। पाठक को उसका ज्ञान करवाता है कि इस कहानी में ये चीज़ आई है। तो कवि की भाषा
शब्द शक्ति, सामर्थ्य, नाद सौंदर्य, छंद, अलंकार विश्लेषण कर पाठक के सम्मुख कृति को सहज गाय बनाता है। वह कवि के मूल अभिप्राय को समझने में सक्षम हो जाता है। अतः काव्य शास्त्र साहित्य के पूर्ण आस्वादन का वह विधान है जो पाठक की सहायता करता है। जैसे बिहारी, केशवदास, भूषण, पद्माकर आदि मध्यकालीन कवि तथा प्रसाद जी की कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध की अंधेरे में, नरेश मेहता की एक कंठ विष पाई जैसी कृतियों को समझने में काव्य शास्त्र सहायक होता है। काव्य शास्त्र की उपादेयता शोध कार्य में भी बहुत है। वस्तुतः आलोचना प्रथम सोपान है जिस पर चढ़कर शोध कार्य में प्रवृत्त हुआ जा सकता है। शोध कार्य के आधारभूत तत्व विश्लेषण संश्लेषण का कार्य आलोचना द्वारा ही संभव है। अतः साहित्य के व्यापक अवगाहन करने में काव्य शास्त्र सहायक होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की। अपना जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि भारतीय काव्य शास्त्र और उसके काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो भारतीय साहित्य चिंतन में ये प्रश्न चला कि काव्य की आत्मा क्या है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम काव्य की आत्मा कह सकते हैं। तो विभिन्न विद्वान हुए, उन्होंने अपना अपना मत दिया। किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा बताया, किसी ने रीति को बताया, किसी ने रस को बताया, किसी ने वक्रोक्ति को बताया, किसी ने ध्वनि को बताया, तो किसी ने औचित्य को बताया। तो इस प्रकार विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ और ये भारतीय साहित्य का चिंतन है। इसमें जिस प्रकार आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, यानी किसी प्राणी के शरीर में जो आत्मा का महत्व है, वैसे ही काव्य की आत्मा किसे माना जाए कि काव्य की आत्मा से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व से हैं। जैसे आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार काव्य के मूल तत्व के अभाव में सी रचना का काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार 6 सिद्धांतों का विकास हुआ जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला था रस संप्रदाय या रस सिद्धांत भी अपने कह सकते हैं इसको। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। इन्होंने ईसा की 3री सदी में यह बताया कि काव्य की आत्मा है वो रस है। रस के बारे में अपने एक दिन पहले भी पढ़ा था कि रस किसे कहते हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि काव्य को पढ़ने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक इत्यादि में अभिनय देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य रस कहते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने बताया कि काव्य की आत्मा रस है। इनके बाद आचार्य भामा ने बताया कि काव्य की आत्मा है ये अलंकार है। उनके बाद आचार्य वामन ने कहा कि काव्य की आत्मा रीति है। आचार्य कुंतक ने कहा कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानना चाहिए। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। और आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है। इन सभी सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया तो अंत में निष्कर्ष निकला कि रस और ध्वनि है ये काव्य के आंतरिक तत्व है, जबकि अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य ये सारे काव्य के बाहरी तत्व है। ये काव्य की सजावट के काम आते हैं। तो ये तो काव्य के आभूषण मात्र हैं।
जो बाह्य शरीर को सजाने के काम आते हैं। ऐसी स्थिति में रस को काव्य की आत्मा माना गया। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप काव्य की आत्मा किसे मानते हैं, तो काव्य की आत्मा क्या होगी? रस। काव्य रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो कल हम रस संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने रस को समझ लिया था। रस के जो विभिन्न अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उनको भी पढ़ा था। तो कल हम रस संप्रदाय, जिसमें रस के अवयव, इसके लक्षण, भरत मुनि द्वारा दिया गया रस सूत्र इत्यादि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।